हे एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक है। और पाकिस्तान में कुछ ज़्यादा ही केओस मचा हुआ है पिछले 2-3 दिनों से। उसका जो एक्स पीएम है इमरान खान, एक्स पीएम एक्स क्रिकेटर वट एवर, उनको अरेस्ट कर लिया उनके रेंजर्स ने, जो कि एक पैरामिलिट्री फोर्स है वहाँ की। और उसके बाद उनके सपोर्टर जो है वो काफ़ी एजिटेटेड है और कंट्री में काफ़ी ज़्यादा तोड़ फोड़ मचा रहे हैं। इंडिया को एज ए पड़ोसी कंट्री आई थिंक थोड़ा सा अलर्ट पे होना चाहिए, जो कि है भी और समझते भी हैं हमारे जो लीडर्स हैं वो इन चीज़ों को। इसकी अंडरस्टैंडिंग के क्या सिचुएशन है, क्या चीज़ है ये, इसके बारे में एक वीडियो देखते हैं सैयद मुजम्मिल की, जो कि मेरे ओपिनियन में पाकिस्तान के सबसे ऑनेस्ट और डीप अंडरस्टैंडिंग वाले, एज उनकी ज़्यादा नहीं है बट डीप अंडरस्टैंडिंग वाले एक पॉलिटिकल एनालिस्ट कह लो या लाइक मीडिया पर्सन कह लो हैं। और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मुझे उनके बारे में लगती है वो है कि कोई उन्होंने किसी चीज़ के साथ अपनी अलाइनमेंट होने के साथ जुड़े हुए होने की वजह से उसकी तारीफ नहीं वो करते। टू द फैक्ट जो सच है ना, प्रैग्मेटिज्म, सच टू द फैक्ट, और फिलॉसफी का इस्तेमाल करते हुए, साइकोलॉजी और फिलॉसफी का इस्तेमाल करते हुए एनालाइज करते हैं चीज़ों को। इसलिए मैं उनकी काफ़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। और सच बोलने के लिए जो बॉल्स चाहिए होते हैं, और लाइक जो अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है, जो प्रैग्मेटिज्म चाहिए होता है, वो है उनके पास। तो उनकी एक वीडियो आई है, वो देख लेते हैं और थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग होगी कि सिचुएशन है क्या। 70 सालों में किसी की जीएचक्यू के बाहर जाने की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन इस बार जीएचक्यू के दरवाजे टूट गए और अंदर लोग घुस गए, जो कि सबसे बड़ी मिलिट्री प्रेजेंस है पाकिस्तान में, पिंडी के अंदर। लाहौर में जना साहब का जाती घर, पर्सनल रेजिडेंस, जहां पे कोर कमांडर हाउस है, एक एक ईंट उसकी जला दी गई। और वहां पर वीडियोस बनी जो कि सोशल मीडिया पे आपने देखी होंगी। कंटोनमेंट्स पर पूरे मुल्क में अटैक हुए। मियांवाली में एक जहाज खड़ा हुआ था जो कि सिर्फ सिंबॉलिक था, उसको आग लगा दी गई। और ये सब वो मनाजिर हैं जो आज तक पाकिस्तान की आवाम ने ना देखे ना तस्वुर किए थे कभी। और हुआ क्यों? हुआ इसलिए कि पिछले हफ्ते इमरान खान साहब ने एक वीडियो में कहा कि डर्टी हैरी, और कहा कि फैसल नसीर जो कि एक सर्विंग मिलिट्री ऑफिसर हैं, उनसे मेरी जान को खतरा है और ये हमारे लोगों को उठवा रहे हैं, इनका एहतसाब होना चाहिए। आईएसपीआर ने आगे से जवाब में प्रेस रिलीज की। आगे से जवाब में इमरान खान साहब ने अदालत पेशी से पहले ट्यूसडे की सुबह एक वीडियो बनाई जिसमें बड़ी जारहाना बात की, और उन्होंने ये कहा कि आप अबव द लॉ नहीं हैं, आप होली काउ नहीं हैं, और इस बंदे का एहतसाब करें। मुझे ना बताइए कि इज्जत क्या होती है इदारे की, मेरी भी इज्जत है और लोगों की भी है, सिर्फ आपकी नहीं है। इसको देखते हुए शदीद एंड रेजिंग किस्म का रिएक्शन एक्सपेक्टेड था। और वो पहुंचते हैं कोर्ट के अंदर। कोर्ट के अंदर जो बायोमेट्रिक रूम था उसमें बैठकर अभी हाजिरी लगा रहे थे कि रेंजर्स का दस्ता वहां पर आता है, शीशे तोड़ता है, लॉयर्स को मारता है, इमरान खान साहब को उठाता है और एक साबिक वजीर आजम को कॉलर से ड्रैग करके घसीटते हुए बख्तरबंद गाड़ी में डाल के ले जाता है। उसके बाद क्या होता है कि पूरे मुल्क में वायलेंट रिएक्शन शुरू होते हैं, जिसमें ये सारे वाकयात हुए जो मैंने आपको पहले बताए। और उसके बाद इमरान खान साहब को नैब कस्टडी में ले जाते हैं। और ये केस क्या है? ये केस है जो कि 190 मिलियन पाउंड की करप्शन का केस है, और अलकादिर ट्रस्ट केस इसको कहते हैं, क्योंकि मलिक रियाज साहब के जो पैसे बरतानिया के अंदर नेशनल क्राइम एजेंसी ने पकड़े वो वापस भेजे, और गवर्नमेंट ने वापस भेज के कौमी खजाने में जमा कराने की बजाय मलिक रियाज साहब को वापस कर दिए। बंद लिफाफों में सिग्नेचर लेके कैबिनेट से इमरान खान साहब ने कहा कि ये पैसे उसकी अमानत है, उसको वापस देने हैं, दे दिए, बजाय इसके कौमी खजाने में जमा करवाते नहीं करवाए। और उसके बाद क्या किया कि 450 कनाल जमीन अलकादिर ट्रस्ट ने ले ली यूनिवर्सिटी के लिए बहरिया टाउन से, एज अ फेवर, क्योंकि पहले आपने फेवर दी, फिर फेवर लेनी भी थी, इसलिए। तो ये जमीन जो ली, ये सारा करप्शन के अंडर फॉल करता था। और इसके बाद 150 कनाल के हवाले से भी बयानात सामने आते हैं जो कि बनी गाला के अंदर ली गई। तो ये सारी वो जमीन थी जो कि करप्शन की मद में इमरान खान साहब ने कैबिनेट को इन्वॉल्व करके मलिक रियाज को फायदा पहुंचा के हासिल की। केस बड़ा स्ट्रांग था, लेकिन जिस तरह से गिरफ्तारी सामने आई खान साहब की, उसने सब खराब कर दिया। क्योंकि जिस तरह कोर्ट की हदूद के अंदर से एक पैरा मिलिट्री फोर्स साबिक वजीर आजम को बगैर रिपीटेड नोटिस, जो कि एसओपी होता है, उसके उठाकर ले गई, नैब का अफसर भी मौजूद नहीं था, उससे सारा केस पोलिटिसाइज हो गया, कंट्रोवर्शियल हो गया, खराब हो गया। मैंने भी इसकी मजम्मत की, हालांकि मेरे खिलाफ पीटीआई की ऑफिशियल पेज से ट्वीट हो रहे हैं कि ये सहाफ़ी हाइपोक्राइट और दोगला है। लेकिन ये मनाजिर के एक साबिक वजीर आजम को पैरा मिलिट्री फोर्स का सीट के लेके जा रही है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुए।
आगे जो हुआ वो बहुत कंडेमेबल है। अब एक आर्ग्यूमेंट ये है कि पूरे मुल्क के अंदर जो वाकयात हैं इनको आप सपोर्ट करें क्योंकि ये रेवोल्यूशन है, ये इनकलाब है। ये कैसा इनकलाब है जिसमें स्कूलों को जला रहे हो? ये कैसा इनकलाब है जिसमें एम्बुलेंस से मरीजों को निकाल के उसको आग लगा दी? ये कैसा इनकलाब है जिसमें आपका नजरिया सिर्फ और सिर्फ ये है कि हमारा ग्रेट लीडर वापस कर दो? इस वक्त मुल्क ओके, इन्होंने ये अभी तक बताया कि एक्चुअली हुआ क्या है। हुआ बेसिकली ये कि इमरान खान के ऊपर एक केस था, केस जेन्युइन था, केस में उसको अरेस्ट करना गलत नहीं था, लेकिन जिस तरीके से वो कुछ वीडियोस मैंने भी देखी हैं, लाइक घसीट के लिटरली ले गए हैं उस तरीके से। कोई बहुत बड़ा चोर या डाकू जब अगर पकड़ रखा हो ना, जिसने पता नहीं कितने बंदे मार रखे हो या जेनोसाइड किया हो, पता नहीं कुछ बहुत ही बुरा किया वो, ऐसे इस तरीके से इतने सारे वो स्टार वॉर्स के जो स्टॉर्म ट्रूपर्स होते हैं वैसे से ड्रेसेस में आए हुए थे वो बंदे, और पकड़ के ले गए। तो वो यार लिटरली, इवन दो मैं पर्सनली एज ए लीडर पसंद नहीं करता इमरान खान को, आई डोंट थिंक सो उनमें उतना प्रैग्मेटिज्म है एक लीडर बनने का, एक स्टेट्समैन बनने का। बट वो वाला बिहेवियर तो यार किसी के भी साथ बनता नहीं है। और इनफैक्ट इमरान खान ने पाकिस्तान की जनता के लिए कुछ काम अच्छे भी किए हैं, ऐसी बात नहीं है। एक क्रिकेट हीरो है उनकी कंट्री के लिए, एक बहुत बड़ा कैंसर हॉस्पिटल उस बंदे ने बनवाया। तो इस तरीके का बिहेवियर डिज़र्व नहीं करता इंसान, मेरे को ऐसा लगता है। मेरे को भी अग्री करता हूँ मैं इनके साथ। में 40 अफराद को मार दिया गया है, आधा मुल्क जल रहा है, लाहौर, कराची, पेशावर, हर जगह आग लगी हुई है, और मुतालिबा लोगों का सिर्फ एक है कि दोबारा से हमारा खान हमें लौटा दो। क्या इसको इनकलाब कहते हैं जिसमें नजरियाती बिल्कुल पस्ती दिखाई देती है? कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड है कोई? नहीं है। आईनी डिमांड है? नहीं है। जुडिशल डिमांड है? नहीं है। अवाम के राइट्स की डिमांड है? नहीं है। सिर्फ एक डिमांड है, गिव आवर लीडर बैक टू अस। ये उस किस्म का फाशिज्म है जो हमने जर्मनी में देखा था जब हिटलर साहब की पार्टी तबाह हो रही थी, रेड आर्मी आ रही थी इन्वेड करने जर्मनी को, तो उसने आर्सन का हुक्म दे दिया कि पूरा मुल्क जला दो। चूंकि नाजी पार्टी नहीं है तो जर्मनी भी नहीं है। खान साहब के फॉलोअर भी यही कहते हैं कि अगर खान साहब नहीं है तो पाकिस्तान भी नहीं है। तो चलो, ये अल्ट्रा नेशनलिज्म तो खत्म हुआ ना ऑफिशियली। दिस इज द एंड ऑफ नेशनलिज्म ऑफ पाकिस्तान एंड द रेफरेंस टू मिलिट्री एज वेल। क्योंकि एक इदारे से बड़ा इदारा एक आदमी क्रिएट हो गया जो सुपर स्टेट है। किस तरह से इस एहतजाज को सपोर्ट करें जिसका मुतालिबा सिर्फ ये है कि हमें क्यों सपोर्ट नहीं किया सिस्टम में आके? इसको सपोर्ट करने की कोई जाती बुनियाद नहीं मिलती हमें। इसके अलावा ये सारा अब आप पूछेंगे क्यों हुआ, कैसे हुआ? हुआ इस तरह से कि इस्टेब्लिशमेंट ने अपनी 70 साल की कारस्तानियों से कुछ नहीं सीखा एंड दे डिजर्व इट। उसकी वजह यह है कि उन्होंने बार बार तीसरी कुव्वतें क्रिएट की, जहाज़ों में बिठा के एमएनए इसको लेकर आए और आरटीएस बिठाए। इसके अलावा जो अपोजिशन पार्टीज हैं उनको ब्लैकमेल किया कि इधर वोट नहीं डालना, वफादारियां तब्दील करो। इसी लाडले को 3 नस्लों तक पाला और आज वही आपकी थाली में छेद कर रहा है। उसकी वजह यह है कि आपने उसको तमाम नैरेटिव अपना उसको पेश कर दिया फूलों की सेज पे रख के, और उसने उसको इख्तियार कर लिया। वो चोर डाकू वाला 30 साल का नैरेटिव किस बाकी सारे चोर हैं उसने इख्तियार किया। कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी उसके पास आ गई, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब पे उसका राज हो गया, टीवी के ऊपर वो छा गया। तो नैरेटिव उसी का जीतेगा, आपका अपना नैरेटिव हार गया। आपने एक ऐसा जिन पैदा कर लिया जो आपको ही खा गया। उसकी वजह यह है कि 70 साल में आपने कोई सबक नहीं सीखा। रिपीटेडली आपने सियासत को बैलेंस करने के लिए इस तरह के अफराद को क्रिएट किया, और अब उसने ब्रेन वॉश करके सारी मैच को आपके ही खिलाफ जो है ना महाज खोल दिया, और उसको कोई हाथ लगा नहीं सकता। क्योंकि इस सारा कुछ के होने के बावजूद 2014 का जो धरना था, क्या हुआ था उसमें? शलवारें लटकाई थी सुप्रीम कोर्ट की दीवार के ऊपर, पीटीवी पे हमला कर दिया। लेकिन आपने कहा कि अवाम का जो तकद्दुस है उसको पामाल ना किया जाए, अपने लोगों के खिलाफ नहीं लड़ सकते, टीएलपी के खिलाफ नहीं लड़ सकते। तब आपने एंडोर्स किया उसके वायलेंस को, इसीलिए आज वो आपके खिलाफ वायलेंस कर रहा है। अगर आप जहीरुल इस्लाम साहब, अगर आप शुजा पाशा साहब, अगर आप इसके बाद जो जनरल फैज साहब या बाजवा साहब जिसको उसने बड़ा एलियनेट किया हुआ है आज, अगर इन सब के खिलाफ आप कार्रवाई करते तो फिर इस तरह की नासूर जो है, तो फिर इस तरह के जो लोग हैं इनको पैदा करने से बाज आते। लेकिन आपने तो की नहीं कार्रवाई, तो फिर ऐसे लोग आप पे मुसल्लत ही होने थे। उसकी वजह यह है कि आप यू वर प्लेइंग विद फायर। तालिबान की क्रिएशन हो, मुजाहिदीन की क्रिएशन हो, या फिर इसके अलावा टीएलपी की क्रिएशन हो, लश्कर तैयबा की क्रिएशन हो, ये सारे वो डीमंस हैं जो आपने क्रिएट किए और उन्होंने आपको ही खाया बाद में, लेकिन सबक नहीं सीखा। तो इसका रीज़न मुझे एक तो ये लगता है कि डेफिनेटली भाई वहाँ पे जो लोगों के पास रियल पावर है, हर किसी को पता है वहाँ की जो इस्टेब्लिशमेंट है मिलिट्री, उसके पास वहाँ पे रियल पावर है। और उन्होंने ना सिर्फ पॉलिटिकल सिस्टम को इतना जकड़ के रखा है, उन्होंने इंसान, एक आम इंसान की
सोच को इतना जकड़ के रखा है, एक आम इंसान के माइंड सेट को इतना लिमिटेड वे में कंप्रेस किया हुआ है, करके रखा हुआ है कि उस एक गिवन पैराडाइम के बाहर वो सोच ही नहीं पाता। और वो कुछ पैराडाइम की जो नेचर है वो इस तरीके का है कि आप ना एक मसीहा ढूंढते हो, कि एक मसीहा आएगा या एक ग्रुप ऑफ लाइक एक ग्रुप आएगा, कुछ चीज़ ऐसी होगी जो सडनली होगी और सडनली ही पूरी मतलब लाइक काया पलट हो जाएगी पूरे देश की, पूरी कंट्री की। ये इस तरीके का माइंडसेट है जो कि बहुत ही बेसिक बच्चे के लेवल की सोच होती है। बहुत ही जब हम यंग होते हैं, लाइक 20-21 साल की, जब हमारी लाइक रोज़ी पिक्चर होती है चीज़ों के बारे में, हमें लगता है कोई मसीहा का कुछ हो सकता है सिस्टम, उस टाइप की ये सोच है। और वहाँ पे क्योंकि इस जैसे मैंने बोला कि पैराडाइम सेट किया हुआ, एक माइंड सेट बनाया हुआ है, तो बड़े लोग, फुली ग्रोन अप लोग, 60-75 साल के लोग भी इसी तरीके से सोचते हैं। जबकि जिसने भी हिस्ट्री को थोड़ा सा पढ़ा है दुनिया की, उन कंट्रीज़ को रीड किया है जहाँ पे डेवलपमेंट हुई है सही मायने में, इंसान की थोड़ी इज्जत है जहाँ, वहाँ कोई भी जो चेंज हुआ है ना वो बड़ा ही स्लो होता है। मैं एक चीज़ फॉर एग्जांपल देख बताता हूँ, पाकिस्तान जैसे देश में अगर, और मैं इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि आगे मैं इंडिया से हूँ तो मैं उनको पसंद नहीं करता, इसलिए कोई और भी एग्जांपल ले लो, सोमालिया जैसे देश में अगर आज एकदम से बहुत ज़बरदस्त एफिशिएंट बंदा आ भी जाए ना काम करने के लिए, कोई लीडर सिलेक्ट हो भी जाए, तो भी और वो सडनली अगर चेंजेस करे सिस्टम में, पूरा सिस्टम ना भड़बड़ा के नीचे गिर जाएगा और हो सकता है कि बहुत बड़ा कोई मैसेकर या कोई केओस मच जाए उस कंट्री में। उसका रीज़न ये होता है कि क्योंकि जो एग्जिस्टिंग सिस्टम होता है ना वो चाहे जितना भी बेकार हो, उसके साथ कुछ लोग होते हैं जिनका रोटी पानी जुड़ा हुआ होता है, जिसके साथ उनकी इनकम आ रही होती है, उनको फ़ायदा पहुंच रहा होता है एग्जिस्टिंग सिस्टम से। तो जब आप एकदम से ही, मान लो एक गाड़ी है, उसका हर अंजर पंजर ढीला है और आप सडनली, और उस गाड़ी को ऊपर सड़क पे किसी तरीके से धीरे धीरे आप चलाए जा रहे हो, पर आपको लगेगी नहीं मैं रेस देता हूँ इसमें, अगर आप रेस दोगे ना तो तो और तेज़ी से उसका बिखराव शुरू हो जाएगा। तो वो वाली चीज़ है। उसको अगर आपको उसको फिक्स करना है तो आप उसको रोकना पड़ेगा एक्चुअली, और पूरी तरीके से शायद हो सकता है ब्रेक डाउन करके दोबारा से ठीक करना पड़े। तो इसीलिए जो कंट्रीज़ या सिस्टम्स ख़राब चल रहे हैं, प्रॉब्लमेटिक हैं, उनको एकदम से तेज़ी से रिफॉर्म करके ठीक नहीं किया जा सकता। उनके रिफॉर्म बड़े ही स्लो लेवल पे, स्टेप वाइज, धीरे धीरे करके उनको एक सही रास्ते पे लाया जा सकता है। ये एक अंडरस्टैंडिंग है, बट स्लो किसको चाहिए यार। So last nail in the coffin is Pakistan Tehreek-e-Insaf, because they have hijacked your own narrative. जो नैरेटिव आपने 30 साल लगाकर बनाया ज़िया के बाद से, उसको सक्सेसफुली एक इंसान ने हाईजैक करके अपनी जो है ना वो कैरिस्मेटिक पर्सनैलिटी से आपके अगेंस्ट रिवर्स कर दिया, और अब आप बैठ के मजम्मतें कर रहे हैं और प्रेस रिलीज निकाल रहे हैं कि हमारे खिलाफ हो गए हैं ये सब। हाँ, तो उनको ऐसा इसलिए लोग कर रहे हैं क्योंकि लोगों को यही लगता है कि यही वो मसीहा है जो हमें निकालेगा इस पूरी कंट्री को, इस केओस से, इस गरीबी से, इन्फ्लेशन, जो भी वहाँ पे प्रॉब्लम्स चल रही हैं, मिलिट्री के राज से, यही निकाल सकता है, बस यही एक बंदा है। तो वही मसीहा कॉम्प्लेक्स जिसे कहते हैं ना, मसाया कॉम्प्लेक्स कहते हैं, वो इमरान खान के बारे में लोगों के अंदर आ गया। तो इसलिए ही लोग इतना ज़्यादा एजिटेटेड हैं उसके अगेंस्ट। you were waiting for it to happen to you because you destroyed the entire political spectrum of Pakistan. तो ये जो मैडनेस सड़कों के ऊपर अभी चल रही है, ये कोई मैस रेवोल्यूशन नहीं है, इसको हम सपोर्ट नहीं कर सकते क्योंकि नज़रिए से खोखली है, कोई नज़रिया नहीं है। ये करप्शन का केस जेन्युइन था, लेकिन इसको ख़राब किया जिस तरह से गिरफ्तारी हुई, जिसको मैंने भी कंडेम किया। लेकिन इसके साथ साथ अगर ये कहा जाए कि ये सारी इनकलाबी रेवोल्यूशन है या फिर जीएचक्यू पे हमला वही है जो स्टॉर्मिंग ऑफ द बेस्टिल था फ्रांस के अंदर जब फ्रेंच इनकलाब आया था, तो नहीं, जवाब है नहीं, क्योंकि ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स बेस्ड मूवमेंट नहीं है। ये सिर्फ पर्सनैलिटी कल्ट का फैन क्लब है जो सिर्फ ये कह रहा है कि हमें हमारा जो मन पसंद पर्सनैलिटी है वो टीवी पे वापस चाहिए, और कुछ भी नहीं। ये एक तरीके का ना लॉलीपॉप है जिसको चूसता रहता है बंदा और बस उस लॉलीपॉप के ख्यालों में ही खोया रहता है। तो एग्जैक्टली इन्होंने सही बोला, ये कोई ऐसा नहीं है कि वो कोई सिस्टम के चेंज की डिमांड कर रहे हैं, वो एक बंदे की डिमांड कर रहे हैं। और वो बंदा यार, दुनिया में कोई बंदा ऐसा लाइक ऑल सुपीरियर, ऑल पावरफुल, ऑल स्मार्ट नहीं होता जो सारी चीज़ों को फिक्स कर सके। और इमरान खान तो वो बंदा बिल्कुल नहीं है। हाउस के फौजियों को क्या कह रहे हैं, आपको कहा था ना खान को हाथ ना लगाना, दैट्स देयर ओनली डिमांड, ऑल डिवाइड ऑफ आइडियोलॉजी एंड रीजन। तो इस तरह की मैसेज जब बाहर निकलती हैं, बैडनेस क्रिएट करती हैं।
वो गुस्टाव ली बॉन की किताब है द क्राउड्स, मैंने पहले भी रेकमेंड की थी, आजकल पढ़िए, बड़ा जबरदस्त कॉन्टेक्स्ट बनेगा इस सारे फ्रेंच मामले का। हिस्टोरियन। उसमें वो कहता है कि ऑल सिविलाइजेशंस वी नो हैव बीन क्रिएटेड एंड डायरेक्टेड बाय स्मॉल इंटेलेक्चुअल एरिस्टोक्रेसी, नेवर बाय पीपल इन मैस, द पावर ऑफ क्राउड्स इज ओनली टू डिस्ट्रॉय। वो कहता है कि जत्थे सिर्फ मुल्कों को, तहजीबों को और कौमों को तबाह करना जानते हैं, बनाना नहीं जानते। वो सिर्फ एक छोटी सी इंटेलेक्चुअल एलीट होती है जो बनाती है। तो ये वो जत्थे हैं जो पूरा मुल्क जला देंगे, लेकिन इसका हासिल वसूल कुछ नहीं होगा। अगर आप सारा मुल्क जला रहे हैं और भीड़ के मामले में तो यार मैं जब 2012 का आई थिंक या 11 का ये वाक़या है जब निर्भया वाला कांड हुआ था, तो जब मैंने उस इशू के बारे में सुना था ना, आई डोंट नो मैं हाई स्कूल में रहूँगा या पता नहीं कितने 21 साल का शायद रहा हूँगा। तो मेरे को ये सुन के यकीन नहीं हुआ कि इस तरीके का बिहेवियर एक इंसान दूसरे इंसान के साथ, जिससे कि उसकी कोई दुश्मनी या कोई पास्ट का कोई ट्रॉमा या कुछ जुड़ा हुआ नहीं है, कैसे कर सकता है। जो निर्भया के साथ हुआ था उस बस पे जो उन लोगों ने किया, मतलब कहाँ से लाया होगा उतना एनरेज या उतना उतनी रेज या उतना क्रूएलिटी कहाँ से वो लोग लेकर आए होंगे कि उन्होंने वो ऐसा करने में कामयाब हो गए किसी दूसरे इंसान के साथ, एक लड़की जिससे कि उनकी कोई दुश्मनी भी नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि उन्होंने कुछ नुकसान कर दिया हो उसका पास्ट हिस्ट्री लाइफ में। आ, तो उस टाइम एक वो और एक पॉइंट डेटा पॉइंट वो है, और दूसरा जब मैंने फ्योडोर डॉस्टोयेव्स्की की बुक है द ब्रदर्स कारामाजोव, तो उसमें वो एक इंसिडेंट बताते हैं। उसमें एक बच्चा होता है, उस बच्चे के ऊपर कुछ स्कूल के बच्चे उसी की एज के कुछ कह रहे होते हैं, बोल के उसे हंस रहे होते हैं, उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं, और वो जो बच्चा होता है वो तंग होता है, वो उनको पत्थरों से मार रहा होता है। एक कैरेक्टर आलियोशा वो सड़क से जा रहा होता है और उसको ये नज़ारा दिखता है। तो उसमें जब डॉस्टोयेव्स्की एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे जो एक टीनेजर है वो कितना क्रूअल हो सकता है, या फिर ह्यूमन जब एक ग्रुप में होता है तो वो कितनी ज़्यादा एट्रॉसिटी कर सकता है। और उसके बाद ऑफ कोर्स तो एक वो डेटा पॉइंट, उसके बाद जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार जो भीड़ है ना, वो तो कोई उसका लॉजिक नहीं होता। उसका जो ब्रेन सेल होते हैं ज़ीरो, कलेक्टिव मास के जो ब्रेन सेल होते हैं ना वो ज़ीरो होते हैं, कोई लॉजिक नहीं होता, एक पागलपन छाया होता है। पीयर प्रेशर आपने सुना होगा, पीयर प्रेशर भी उसी चीज़ का ही एक माइक्रोकॉजम है कि भीड़ में इंसान कैसे बिहेव करता है। आप पीयर प्रेशर में करने के लिए, अपने आप को साबित करने के लिए अपने दोस्तों या अपने ग्रुप के अमंग, आप ऐसी चीज़ें कर जाओगे जो शायद आप कभी ना करते अपनी ज़िंदगी में, और लोग करते हैं। और एवरी डे लोग अपनी लाइफ में गलत डिसीजंस ले लेते हैं इस चीज़ के चक्कर में, जो कि शायद कभी कभार उनकी पूरी ज़िंदगी पे उन्हें रियलाइज़ होता है कि, या उसकी प्रॉब्लम क्रिएट होती रहती है और उन्हें रियलाइज होता है कि मैंने ऐसा क्यों किया। इस पर मूवीज़ बनी हुई हैं एक्चुअली, और बट उसमें एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता कि कैसे ये पीयर प्रेशर की वजह से ये चीज़ें हो रही है या क्राउड मेंटालिटी की वजह से हो रही है, बट क्राउड में रहने का ये इतना बड़ा नुकसान हो सकता है। जीएसक्यू पे हमले कर रहे हैं और आप हमें कहते हैं कि तुम एंटी स्टैब्लिशमेंट थे, इसीलिए इस बात को सपोर्ट करो क्योंकि वो फौज की तनसीबात पे हमले कर रहे हैं, ये तो तुम चाहते थे। तो जवाब है नहीं। वी डिमांडेड अ कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज। हम एक इदारों के बैलेंस को बदलने की बात करते थे, हम सिविलियन सुप्रेमेसी की बात करते थे, आप इमरानियन सुप्रेमेसी की बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं इमरान सुप्रीम है, सिस्टम फारेग है, स्टेट फारेग है, पाकिस्तान फारेग है। हम कह रहे थे कि सिविलियन की बालादस्ती कायम हो। सो दिस इज वर्ल्ड्स अपार्ट, वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, दैट्स व्हाई वी कांट सपोर्ट इट। और अब हुआ क्या कि पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि ये अरेस्ट लीगल है, आज सुप्रीम कोर्ट ने खान को बुला के कहा आपको चाय मिलेगी, आपको रोटी खिलाई जाएगी, आपके साथ लोग भेजेंगे, गप्पे मारे, अरेस्ट करें, लेकिन उसी गेस्ट हाउस में जहां आपको अरेस्ट किया हुआ है, और कहा कि मैंने रिहा कर दिया है। रिहाई यही है कि वो वहीं वापस बैठा हुआ है जाके, और उसे कहा कि कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाओ, वही कोर्ट जिसने तुम्हारी गिरफ्तारी को लीगल कहा है। सुप्रीम कोर्ट कह रही है इलीगल, हाई कोर्ट कह रही है लीगल, और आपस में लड़ रहे हैं बैठ के। किसी को नहीं पता कि ये स्टेट का किस किस्म का मजाक है, ये कैसी बनाना रियासत है कि आपस में कोई बयानात नहीं मिलते। तो ऐन मुमकिन है कि कल इमरान खान की गिरफ्तारी दोबारा हो जाए। अगर नहीं होती तो उसका मतलब यह है कि ये सुपर स्टेट है, स्टेट कांट डू एनीथिंग, लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो इससे निकलेगा क्या? निकलेगा कुछ भी नहीं, जीरो सम गेम है। लोग सिर्फ पर्सनालिटी कल्ट के लिए 40 बंदे मरवा बैठे हैं और उनको खुद क्या मिला? जीरो, कुछ भी नहीं। तो अब होना ये चाहिए कि इमरान खान साहब इससे सबक सीखें कि अब ये अपीलें छोड़ दें एस्टैब्लिशमेंट से कि मुझे वापस लेकर आओ। अब ज्वाइन करें उन सियासी कुव्वतों को जिन्होंने पहले मार खा के आपको कहा था कि मिसाके जमहूरियत, मिसाके मैशत कर लो, और आपने कहा इसको मुकमुका कहते हैं। अब 150 पर्चे अपने पर हुए, जब वो माफ होंगे तो आप उसको एनआरओ कहेंगे जो उनको मिला था पहले। आप समझ आइए पर्चे किस तरह होते हैं।
अब समझ आइए गिरफ्तारियां कैसे होती हैं पैरामिलिट्री फोर्स भिजवा के, या वजीर आजम को किस तरह जेलों में डालते हैं। काश समझ आए अब, और आप सियासतदान बन जाएं। आप अपने हाथ से असम्बलियां ना तोड़ें, जो मुल्क की तारीख में कभी हुआ ही नहीं पहले, जो आपने करके दिखा दिया। तो इमरान खान साहब की ये हरकत के असम्बलियां डिसॉल्व कर दी, अपने हाथों से तोड़ दी। एक जिन्होंने बात कही ना कि कैसे एनआरओ होता है क्या होता है, ये भी एक जनरल अंडरस्टैंडिंग जो लोग समझते नहीं है, स्पेशली इंडिया में भी और पाकिस्तान में भी और हमारे जैसे और दूसरे देशों में भी। अक्सर लोग गुस्सा होते हैं कि यार इंडिया से पाकिस्तान को कंपेयर मत करो, बट हम बहुत लेवल पे कंपेरेबल हैं, क्योंकि एक ही कंट्री थी। माइंडसेट वगैरह बेसिक लेवल पे, अगर आप बिल्कुल बेसिक लेवल पे जाओगे रिलीजन को हटा के, तो सेम ही है। हम लोग ये सोचते हैं कि भाई करप्शन जो है ना वो है सारी प्रॉब्लम की जड़, जबकि ऐसा एक्चुअली नहीं है। सिस्टम की खामियां जो होती हैं ना वो होती हैं जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स होती है। जैसे कि क्या, इंडिया के सिस्टम में ये खामी थी या कमी थी कि हम जिसे कहते हैं स्टेट इकोनॉमी चला रहे थे, एक मिक्स्ड इकोनॉमी चला रहे थे, सोशलिज्म वाली इकोनॉमी चला रहे थे। मिक्स्ड इकोनॉमी जिसे कहते हैं, उसका हमने हाइब्रिड बना लिया था, मार्केट इकोनॉमी और कम्युनिज्म का मिक्स इकोनॉमी हम चला रहे थे। और उसकी वजह से इंडिया कंटिन्यूसली 1947 से जब तक हमने रिफॉर्म नहीं किए, गरीबी और उसमें जाता चला गया, डिसेंड होता चला गया, इकोनॉमिकली बैकवर्ड होता चला गया। वो सिस्टमैटिक प्रॉब्लम थी, वो करप्शन की प्रॉब्लम नहीं थी। उसके बाद 91 के बाद हमारी कंट्री में शायद 91 से पहले से करीब शायद 1000 गुना बड़े लेवल की करप्शन हो चुकी होगी, बट फिर भी ओवरऑल कंट्री ग्रो हो रही है। तो करप्शन ऑटोमेटिकली नुकसानदायक कंट्री के लिए पूरी तरीके से नहीं होती। वो एक ह्यूमन नेचर का पार्ट है। ह्यूमन बाय नेचर ह्यूमंस आर करप्ट। हम कोई जिसे कहते हैं सिद्ध पुरुष नहीं है भाई, हम कोई बुद्धा नहीं है, हम कोई जीसस नहीं है। तो बाय नेचर ही ह्यूमन नेचर है करप्ट होने का। और स्पेशली जो लोग पॉलिटिक्स वगैरह में जाते हैं ना, वो लोग तो शायद थोड़े से ज़्यादा करप्ट होते हैं एक आम इंसान से जो कि अपनी नॉर्मल जॉब कर रहा है। तो ये भी हमें अपने माइंड से निकालना पड़ेगा कि भाई जो भी करप्ट है उसको हटा दो। करप्ट होने के साथ एफिशिएंट है कि नहीं। करप्शन एक ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन होना चाहिए, क्या वो बंदा एफिशिएंट है, ये होना चाहिए क्वेश्चन। और दूसरी तरफ से पीडीएम की ये हरकत के 90 रोज में इंतखाब नहीं करवाया, कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ के तबाह कर दिया, इन दोनों ने इस हालात को स्नैच तक पहुंचाया है। और इसका हल ये दोनों निकालें। एस्टैब्लिशमेंट सबक सीखे फाइनली के बस कर दो, इट हैज़ बीन इनफ। इसके बाद मजीद इस आवाम को एक्सप्लॉइट मत करो, और तीसरी ताकतें पैदा करके इस मुल्क को मत जलवाओ जो पहले ही डिफॉल्ट होने वाला है। 300 रुपए का डॉलर हो गया। तो आप और बाय द वे मैं करप्शन की तारीफ नहीं कर रहा। वो एक ऐसी बुराई है जो ना हो तो अच्छी बात है, बट वो करप्शन बुखार है, पर इनएफिशिएंसी कैंसर है। ये मैं शायद कहना चाह रहा हूँ कि इनएफिशिएंसी आपको ज़िंदा नहीं रहने देगी, करप्शन के साथ आप किसी तरीके से शायद सर्वाइव कर जाओ। ये फ़र्क है दोनों में। एनीवे सॉरी। अब इस्टेब्लिशमेंट सबक सीखे कि इसके बाद हमारा जो कुछ बचा है उसको बचाने के लिए सियासत से निकलना पड़ेगा। इमरान खान सबक सीखे कि पॉलिटिशियंस के साथ बैठ के सियासतदान बन के डिबेट करके बात सॉल्व करनी है, ना कि सड़कों पे। और पीडीएम सबक सीखे कि चाहे इमरान जीत भी रहा हो तो इलेक्शन करवाना तो तुम्हारी जिम्मेदारी है। ये 3 काम करें, सब ठीक हो जाएगा। थैंक यू। बाय द वे पीडीएम अगर नहीं किसी को पता, तो वो जो जरदारी और भुट्टो वगैरह की पार्टी और नवाज शरीफ वगैरह की पार्टी का जो मिला जुला के, और दो छोटी मोटी और पार्टीज मिला जुला के एक गठबंधन है उनके वहाँ, जैसे कि महागठबंधन है जैसे इंडिया में बनाया था जो बीजेपी के अगेंस्ट, बट एनीवे या एनडीए के अगेंस्ट। तो इनके इन्होंने एंड में ये बोला कि इसको ये करना चाहिए, इसको ये करना चाहिए। इसमें ना मुझे लगता है कि शायद सबसे इंपॉर्टेंट रोल, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग, सबसे इंपॉर्टेंट रोल या जिसके लिए चीज़ है समझने के लिए, वो शायद इनकी मिलिट्री है, जिसको कि ये समझना होगा कि भाई हम इस देश को अपने हिसाब से कंटिन्यूसली इतने सालों से चलाए जा रहे हैं, इंडिया के अगेंस्ट एक नैरेटिव बनाए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपके पास पैसे इनफ होंगे नहीं, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान, देखो सिंपल बात है, मैं कोई किसी के साथ लेने की बात के तरीके से नहीं कर रहा। इंडिया पाकिस्तान से बहुत बड़ी कंट्री है, इकोनॉमी वाइज 10 गुना से भी ज़्यादा बड़ी कंट्री है इकोनॉमी वाइज, और साइज़ में जनरल 7 गुना बड़ी कंट्री है। इतनी बड़ी कंट्री से अगर आपने कंटिन्यूसली लड़ते रहना है, मैं पाकिस्तान से बात कर रहा हूँ इस टाइम, तो आपको यानी कि कंटिन्यूसली एग्जॉस्ट होते रहेंगे आपके रिसोर्सेज। ठीक है, जो कि ऑफ कोर्स सोच लो कि एक बच्चा एक जायंट से लड़ रहा है,
फुली ग्रोन जाइंट से, तो वो बच्चे की एनर्जी कंटिन्यूसली ख़त्म होती रहेगी ना। जाइंट की एनर्जी बाद में ख़त्म होगी, बच्चे की एनर्जी पहले ख़त्म हो जाएगी। तो इसी तरीके से आपको कंटिन्यूसली रिसोर्स से स्कैरसिटी आपके वहाँ रहेगी अगर आप ये लड़ाई लड़ते रहोगे। आपके लोगों को यानी कि वो रिसोर्सेज नहीं मिल पाएंगे। इसका एंड भी कोई डेफिनेटली आपके फेवर में नहीं आने वाला, ठीक है। तो क्या फ़ायदा इस चीज़ का? इससे अच्छा तो शायद आपको ये कोशिश करनी चाहिए ना कि अपनी कंट्री में आप एक वेलफेयर स्टेट बनने की तरफ धीरे धीरे कोशिश करो, गोल वो रखो। चेंजेस इतनी जल्दी नहीं आते, चेंजेस बड़ी स्लोली आते हैं। चेंजेस आप धीरे धीरे उस दिशा में एक कदम, वन स्टेप, लाइक अ डे, या फिर अ डे इन लाइफ, समथिंग वट एवर जो भी होता है वो उसके हिसाब से आप लेते रहो चेंज। और मैं बिकॉज इंडियन हूँ भाई, मैं डायरेक्टली ये नहीं हूँ कि मैं इनसे कोई हेट करूँगा पाकिस्तान से जस्ट बिकॉज मैं इंडियन हूँ। ये एक कंट्री है जो कि हमारे नेबरहुड में है, जिससे कि हमें अगर फ्रेंडली रिलेशन हो सके तो अच्छा है, ट्रेड हो सके तो अच्छा है। अदरवाइज़ अगर वहाँ केओस और ये है तो ये हमारे लिए खुश होने वाली बात नहीं है। उसका फॉल आउट इन सम वे हम पे भी आ सकता है। वी शुड विश कि एक डिसेंट सिस्टम वहाँ पे रहे, वो हमारे साथ फ्रेंडली हो और हमारा एक ठीक सा रिलेशन हो, हमारे लिए वो बेटर है इसके मुकाबले कि वहाँ तालिबान का राज हो जाए या कुछ इस तरीके का सीन बन जाए, ठीक है। क्योंकि फिर वो आप हमने बॉर्डर वॉल या जो कुछ भी बना रखा है, लेकिन फॉल आउट आ जाता है भाई, रेफ्यूजी आ जाते हैं। 1 करोड़ बंदा आ गया था जब बांग्लादेश बना था इंडिया में, बांग्लादेश से रिफ्यूजी के तौर पे ज़्यादा ही आया हुआ 1 करोड़ से। अभी बर्मा में रखाइन, बर्मा का स्टेट है रखाइन, वहाँ पे उन्होंने रोहिंग्यास को मार मार के भगा दिया। इंडिया में आई गेस पता नहीं लाखों में, शायद 50,000 या 40,000 रोहिंग्या इंडिया में आ गया ना हमारे ऊपर फॉल आउट। जबकि हमारा तो रखाइन के साथ डायरेक्ट बॉर्डर भी नहीं लगता, बांग्लादेश का बॉर्डर लगता है रखाइन के साथ, हमारा बॉर्डर ऊपर जाके लगता है उनसे। तो पड़ोस में अगर कुतखानी मचेगी तो उसकी दिक्कत हमें आएगी ही आएगी इन सब में। तो हमें हमारे लिए भी कोई कोई खुश होने वाली बात नहीं है, जो खुश हो रहे हैं उनके लिए।